अगर आपका भी ग्रुप डी का पेपर अभी बाकी है, अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले किसी भी डेटों में है, तो ये पेपर आपके लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि सारा एनालाइज करके तैयार किया गया है। पीछे जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे बात करते हुए पता चला है कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से और कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैंने कोशिश किया है कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने तैयार किया है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और आपको कितने प्रश्न का उत्तर याद था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया था, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल नमो भारत किन दो शहरों के बीच चली थी। सवाल कह रहा है कि नमो भारत ट्रेन है वो सबसे पहले किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले दिल्ली और मेरठ में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली और मेरठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल याद रखिएगा, नमो भारत में कब चला था। नमो भारत जो ट्रेन है वो कब चला था। तो ये चला था 2023 में, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, सजावटी वृक्ष या झाड़ियों के संदर्भन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि सजावटी वृक्ष हो गया, झाड़ियों हो गया, इसका अध्ययन हम क्या कहते हैं, यानी कि इसका अध्ययन करना क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे सवाल याद रखना है कि वनों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सिल्वीकल्चर। जैसे वन में हो गया, जैसे जंगल, वृक्ष या फिर खेती का, ये सब अध्ययन हम लोग इसके तहत करते हैं, सिल्वीकल्चर के तहत। और यहाँ पे आप लोग फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी के तहत, फसल का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पौधा में आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। चलिए बताना है कि पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल याद रखना है कि पौधों का जो आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं शारीरिक, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर का हड्डी नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मानव के पैर का हड्डी नहीं है। ऑप्शन है टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला। तो आपको याद रखना है कि जो मानव का पैर का हड्डी नहीं है वो कौन सा है, तो ह्यूमरस, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सवाल को याद रखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे होती है। तो याद रखिए कि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। और कौन सी हड्डी होती है, तो फीमर हड्डी होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना है कि ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सवाल को याद रखिएगा कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगी, और सॉरी ग्रंथि नहीं, हड्डी बोल रहा है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था कि जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे छोटी हड्डी याद रखिएगा स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। बड़ी हड्डी हमारा हो जाएगी जांघ की हड्डी, छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोटीन में सोयाबीन का प्रतिशत कितना होता है। सवाल कह रहा है कि सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाया जाता है। तो याद रखना है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो सेब में नहीं, चावल में भी नहीं पाया जाता है, गेहूं में भी नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है सोयाबीन में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से सवाल को याद रखिएगा कि खरीफ फसल हम लोग किसे कहते हैं। तो चावल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और रबी फसल अगर पूछ ले जाए कि रबी फसल कौन सा होता है, तो गेहूं हमारा हो जाता है रबी फसल। ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पीलिया रोग जो होता है वो किसे प्रभावित करता है।
तो आपको याद रखना है कि ये हृदय को प्रभावित करता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से सवाल अगर पूछ ले जाए कि पीलिया रोग किसके कारण होता है, तो याद रखना है कि बिलीरुबिन रक्त में बढ़ जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। रक्त में क्या बढ़ जाता है, तो बिलीरुबिन। बिलीरुबिन रक्त में बढ़ जाएगा तो पीलिया रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है मेडलिप, हेनरी मोजले, डेवे राइजर या फिर न्यूलैंड्स। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि मेडलिप ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया था। सवाल पूछा जा सकता है कि मेडलिप ने आवर्त सारणी कब दिया था, तो याद रखिएगा कि 1869 में दिया था, ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, जंग पर लोहे लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण एवं संयोजिक अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, ऑक्सीकरण एवं संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि लोहे पर जब जस्ता का पढ़र चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि लोहे पर जस्ता का पढ़र चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जस्तीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्तीकरण और एक कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसको याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। सवाल कह रहा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसका इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, पास्कल इकाई है, बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो याद रखना है कि पास्कल जो हो जाएगा वो दाब का इकाई हो जाएगा। दाब का इकाई क्या है, पास्कल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा कि आर्द्रता मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइगोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हाइगोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, कैंडला मात्रक है। सवाल कह रहा है कि कैंडला किसका मात्रक है। सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी में है ज्योति तीव्रता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल याद रखिएगा कि ल्यूमेन का सही मात्रक क्या होता है। इसका ज्योति फ्लक्स का क्या होता है सही मात्रक, तो ल्यूमेन होता है। आपको याद रखना है कि ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारा प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अतिरिक्त किया जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अतिरिक्त किया जाता है। तो याद रखना है कि ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एनोमोफिलिस मच्छर के कारण। एनोमोफिलिस मच्छर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सवाल याद रखिएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि किसकी पहचान हम बिडाल परीक्षण से करते हैं कि बिडाल परीक्षण से हम लोग किस चीज़ का पहचान करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग टाइफाइड का पहचान, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ किस वस्तु की है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ की वस्तु में है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो तब उसके अणु, यानी कि सवाल कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु, तो याद रखना है कि उसके अणु क्या होती है,
उसकी जो चाल होती है वो घट जाती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित है। सवाल कह रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित है, तो याद रखना है कि ये कूलम्ब के नियम से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो आपको बताना है कि उसके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका विद्युत बल का मान 4 गुना होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, समान आवेश में होता है, यानी कि जो पूछ रहा है सवाल कि समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण या फिर संजनन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो समान आवेश होता है उसके अंदर होता है विकर्षण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे अगर असमान आवेश रहेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है। समान में विकर्षण और असमान में आकर्षण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, नंबरिंग में यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सवाल कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये खट्टा फलों में पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये खट्टा फलों में पाया जाता है। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि उदासीन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो याद रखना है कि अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं वो लवण और जल बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सवाल याद रखिएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, यानी कि 10 भाग पानी होता है। याद रखिएगा धोवन सोडा में कितना भाग पानी होता है, 10 भाग पानी होता है। देखिए Na2CO3 10H2O, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। किसका सूत्र है, तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। किस चीज़ का सूत्र है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 26 नंबर हमारा प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। सवाल कह रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है। सवाल कह रहा है कि कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो आपको याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम, जो कि सबसे क्रियाशील धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि अधातु हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। यहीं पे अगर आपसे धातु पूछ ले जाए तो कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु पूछेगा तो मरकरी मारना है, यानी कि पारा, और यहीं पे अधातु की बात कर लिया जाए तो आप लोग को ब्रोमीन मारना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को हम लोग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की कितनी संख्या होती है। सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 7 और 18 होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यदि तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी
प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखना है कि अगर किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? बताना है कि ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर इतना % का हानि होता है, तो इतना का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप लोग इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा कितना है क्रय मूल्य, समझिए हमारा 100% का क्रय मूल्य है, उसमें कितना 20% का हमारा हानि है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ 80% हो जाएगा। 20% का हानि तो 80% हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो काफ़ी आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉल्व करके ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि 200, तो इसको देखिए कैसे निकालना है। इसको आप लोग कैसे निकालिए, 4, 5 और 6 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद इसको क्या करना है कि इसमें आप लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उसके वर्गों का योग इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? बताना है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके वर्गों का जो योग होगा वो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 8 पुरुष का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है, जब 65 किलोग्राम एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो इसको आप लोग नए व्यक्ति का वजन देखिए, इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है मैं सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। देखिए 8 पुरुष है तो ऐसे करना है 1.5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 kg हो जाएगा। फिर आप लोग को नए व्यक्ति का वजन कितना है, नए व्यक्ति का वजन हमारा 65 और पुराने व्यक्ति का वजन हमारा कितना है 12। इसको ऐड कीजिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 77 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है 2πr/h। याद कर लीजिएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इस सूत्र पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं सेट कर देता हूँ। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, फिर होता है 7 इंटू कितना है, ऊंचाई हमारा 10 है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए मैंने पूरा आप लोग को सेट कर दिया, बस आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यदि गार्डन का कोड इतना है और वाटर का कोड इतना है तो ड्रेन का कोड क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करने का मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग नंबरिंग से सॉल्व कीजिएगा, मतलब कि देखिए जी कौन सा नंबर पे आता है, के में नंबर पे आता है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विषम पद का चयन कीजिए। बताना है कि विषम पद का आप लोग को चयन करना है, तो आपको याद रखना है किसमें से विषम हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा विषम है। बाकी जितने भी है ये सब पठार वाला जगह है और ये हमारा घूमने वाला जगह है आगरा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सबसे अलग यही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, एक घड़ी में इतना बज रहा है, यदि मिनट की सुई दिशा की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कि एक घड़ी में इतना बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो ये होगी उत्तर और पूरब की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर और पूरब। चलिए 42 नंबर हमारा प्रश्न है,
दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें से लुप्त संख्या बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या लुप्त है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए आंसर आ जाएगा 5 दूनी का 10 और 10 में हम लोग प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 11। इस तरीके से कितना है 11, तो 11 में हम लोग 11 इंटू 2 कर लेंगे, फिर कर लेंगे प्लस 1। देखिए 11 दूनी का 22, 22 1 23। देखिए इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। इस तरीके से हमारा लास्ट अंक कितना है 9 5 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस 1 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना हो जाएगा और प्लस 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष। कथन है यदि सेब फल है, कुछ मीठे फल हैं, तो निष्कर्ष बताना है। देखिए इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि सभी सेब फल है, कुछ फल मीठे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि कुछ फल ही मीठे होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, इतना मीटर एक लंबी रेलगाड़ी इतना प्रति घंटे से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। सवाल कह रहा है कि 250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो इसको तो आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। समय बराबर इसको सूत्र लगा के आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व मुमकिन नहीं है, आप लोग सॉल्व करके इसका उत्तर बताइएगा। उत्तर आप लोग मिलाना है कि उत्तर आप लोग को इतना लाना है सॉल्व करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए 45 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि 15 पेन का क्रय मूल्य इतना है, 10 पेन का भी क्रय मूल्य इतना है, इसके बराबर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। चलिए आगे भी हम लोग करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग क्लास को देखते चलिए। सारा प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर कवर किया है। चलिए, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज होता है तो वो मूलधन क्या होगा। इसको यहाँ से आप लोग को मूलधन निकालना होगा, तो इसको हम लोग मूलधन निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। इसको आप लोग को एलसीएम निकालना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सवाल कर रहा है कि यदि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए। ए है, A/10 कर लेंगे, फिर कर लेंगे A/15 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/, इसका आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो 6 दिन आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। सवाल कह रहा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 करेंगे तो कितना होता है 6। यहीं पे हम लोग फिर कर लेंगे 6 + 6 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ते जाना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यदि कूट भाषा में CAT को इतना और DOG को इतना लिखा जाता है तो PIG को कैसे लिखा जाएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है। तो इसको हम लोग देखिए कितना है, CAT को 24 तो DOG को इतना, तो PIG को हम लोग लिख लेंगे 32 ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, AB का भाई है, CA की माता है, DC का पिता है, तो AD से क्या संबंध होगा। तो ये इसका संबंध नातिन और पोता का हो जाएगा। देखिए नाती और पोता का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश CIG के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। बताना है कि भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश CIG के रूप में CGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन D वाई चंद्रचूड़, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है,
वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सवाल कह रहा है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजेलिस या फिर बीजिंग। तो आपको याद रखना है कि ये किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या रखा गया है? सवाल कह रहा है कि इसरो द्वारा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या रखा गया था? तो आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गगनयान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सवाल कह रहा है कि भारत में नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी के अधिकारी कौन है? तो आपको याद रखना है कि इसके जो अधिकारी हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, BBR हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 2023 का क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आप लोग बताइए कि किस देश ने विश्व कप जीता था? तो आपको याद रखना है कि ये जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? यानी कि एक योजना है जिसका नाम है PM विश्वकर्मा योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास एवं वित्तीय सहायता देना था। इसका उद्देश्य क्या था? पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कौशल विकास एवं वित्तीय सहायता देना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बताना है कि वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्रता दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना है कि इसका जो मुख्य अतिथि थे वो हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? बताना है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गिरीश चंद्र मुर्मू। ये थे हमारे भारत के। तो चलिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त पद को आप लोग को बताना है कि इसमें से लुप्त पद क्या हुआ। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, B+ इसमें हम लोग 2 बढ़ेंगे, BCD, तो हमारा D हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग D में 3 बढ़ेंगे तो DEFG हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को एक एक आगे बढ़ते चलना है। इसमें 2 कर दिए, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, यानी कि P+6 करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि P के बाद हम लोग 6 और आगे बढ़ना है, तो P हमारा हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? सवाल कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? तो याद रखिएगा कि कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा रविवार हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए सवाल कह रहे थे कि 1 जनवरी को 2023 रविवार था, तो उससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोगों ने सारे ही प्रश्न को देख लिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको याद था और आपका कौन सा डेट में एग्ज़ाम है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए।